Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में द केमिस्ट क्लब। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट हैं, दक्ष सिंह। एंड ये हमसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाले हैं। इनफैक्ट अपने NIT वारंगल से MSc से लेकर जितने भी PhD इंटरव्यूज़ होते हैं अलग अलग जगह पे, IITs, आइजर्स, हर एक जगह का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। एंड सच बताऊँ तो ये जो सेशन है ये बहुत अच्छा होने वाला है, बिकॉज आई एम श्योर कि आप लोगों को ऐसे ऐसे आंसर्स मिलेंगे जिसके लिए आप इतने यूट्यूब चैनल देखते होंगे और आपको नहीं मिलते होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन एंड आई वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर दक्ष एंड काइंडली टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ। Hello everyone. So basically, as she told, I just got selected for PhD in IIT Delhi. Before IIT Delhi, I was doing my masters from NIT Warangal. In organic chemistry, I have done my masters. और उससे पहले my BSc is from University of Delhi. So this is what is from my introduction part. Yeah, that's it. ओके, सो दक्ष, आई एम ग्लैड कि आपका IIT दिल्ली में सिलेक्शन हो गया एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। Thank you. सो Thank you. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी स्टार्टिंग विद द सेशन विद आवर वेरी फोरमोस्ट क्वेश्चन व्हिच इज कि एडमिशन प्रोसेस क्या होता है NIT वारंगल में? Okay, so you are talking about my master's. या Yeah, okay. So वारंगल में एडमिशन प्रोसेस थ्रू जैम मेरा एडमिशन हुआ था। आई क्वालिफाइड जैम आफ्टर BSc। तो उसके बाद मैंने जैम का एग्जाम क्वालिफाई किया। आई गॉट 600 समथिंग रैंक दैट टाइम। तो फिर एक कट ऑफ निकलती है, CCMNC काउंसलिंग कराता है। उसके बाद कट ऑफ में प्रेफरेंस हमें भरनी होती है। तो मैंने अपनी प्रेफरेंस में वारंगल को फर्स्ट प्रेफरेंस रखा था। So I got when I was in the counseling, I got this NIT Warangal I guess in second list I got NIT Warangal. तो उसके बाद बस जो नॉर्मल एडमिशन प्रोसीजर होते हैं, वहाँ जाओ, रजिस्ट्रेशन कराना होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, और in 2-3 days they have started the classes। उसके बाद कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था कि आपको ये सब चीज़ें सबमिट ही करनी होती है, करना होता है। चल जाता है आपको आप अंडरटेकिंग दो, उसके बाद ऐसा कोई इश्यूज नहीं होते, आप आराम से एडमिशन ले सकते हो। और हॉस्टल भी आपको मतलब सेम डे अलॉट हो जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो आपने जैसा बताया कि आपकी 600 रैंक थी, तो आप थोड़ा बता सकते हैं कि कितनी रैंक तक हो जाता है बच्चों का, कुछ आइडिया हो? लुक, इट डिपेंड्स। अगर आप जनरल कैटेगरी की बात करते हो तो ऑल्दो जो मैं आपको अगर कोई स्टैट बता देता हूँ मैं आपको, तो वो काफी फ्लक्चुएटिंग है, बिकॉज एवरी ईयर lots of IITs and NIT they are joining in this jam as well। तो काफी फ्लक्चुएटिंग है, बट हाँ, अगर आप अंडर 1000 हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट NIT वारंगल। थोड़ा डिफिकल्ट होता है बिकॉज ऑर्गेनिक और एनालिटिकल का है, वहाँ पंगा है आपको। जैसे अगर आप जब फॉर्म भरते हो तो नॉर्मली कॉलेज का क्या होता है, जैसे मान लो कोई और NIT का भर रहे हो, तो यू विल सिंपली गेट द चॉइस कि अच्छा ठीक है दैट पर्टिकुलर NIT। और बट वारंगल में क्या होता है, वारंगल के लिए यू विल गेट 2 चॉइसेस, आइदर दिस NIT वारंगल ऑर्गेनिक और NIT वारंगल एनालिटिकल। तो काफी स्टूडेंट्स होते हैं जो ऑर्गेनिक प्रीफर करते हैं लेना, बट होता क्या है कि उनको एंड में एनालिटिकल मिल पाती है, बिकॉज अराउंड 1000 अगर मैं रैंक की बात करूँ तो उस पर एनालिटिकल ही मिल पाएगी। बट वहाँ पे जाके अगर ऐसा होता है कि बहुत से बच्चे ड्यूरिंग द काउंसलिंग अगर वारंगल उनको मिला तो उन्होंने ले लेते हैं, बट वहाँ जाके क्या करते हैं, एडमिशन नहीं हुआ तो सीट्स खाली रह जाती हैं। तो ऐसा कर सकते हैं कि फिर आप जो अगर आपने एनालिटिकल लिया है तो आप स्विच करके ऑर्गेनिक में जा सकते हो। तो on an average if you are having rank under 1000 then you will get NIT वारंगल for sure, ऐसा सीन होता है। ओके, सो मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आई कि एनालिटिकल और ऑर्गेनिक मतलब यही 2 सब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पे? एक्चुअली एक तरीके से स्पेशलाइजेशन हो गया। अगर मैं आपसे बात करूँ, जब मेरी ऑर्गेनिक थी तो फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। मतलब दे विल टीच यू फिजिकल, दे विल टीच यू दिस एनालिटिकल, दे विल टीच यू organic, they will teach you inorganic, physical, everything they will teach you।
बट स्पेसिफिकली फॉर द थर्ड एंड द फोर्थ सेमेस्टर जो आपका, जैसे मैंने ऑर्गेनिक मेरा स्पेशलाइजेशन था, तो मेरे जो अगर मेरा 4 कोर्स वर्क हैं एक पर्टिकुलर सेमेस्टर में, तो उनमें से 3 मेरे कोर के होंगे और फोर्थ वन विल बी इलेक्टिव। तो वो डिपेंड करता है कि क्या चॉइसेस मिल रहा है और मैं क्या उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट में ऐसा हो जाता है, जैसे प्रोजेक्ट हम जो लेते हैं, जैसे मान लो मेरा ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन है, तो मुझे जो प्रोजेक्ट के लिए गाइड मिलेगा वो ऑर्गेनिक का ही मिलेगा। तो डेफिनेटली जो मेरी प्रोजेक्ट होने वाला है वो मुझे ऑर्गेनिक का ही मिलता है, मतलब उसमें हम पे कोई ऐसी चॉइस नहीं होती। ओके ओके, सो मतलब थीसिस या के लिए वी हैव टू चॉइसेस, ईदर एनालिटिकल और ऑर्गेनिक। या like if you are having organic as a major, then definitely you must have to go for the organic। तो ये मतलब ओके, ये एक तरीके का फिक्स है। इनफैक्ट ये मैंने भी सुना है कि एनआईटी वारंगल इज फेमस फॉर ऑर्गेनिक, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑप्ट फॉर इट। एक्चुअली एनआईटी वारंगल की जो ऑर्गेनिक फैकल्टीज है, लाइक दे आर वेरी गुड और काफी पुरानी फैकल्टीज है, लाइक वो काफी एक्सपीरियंस्ड भी हैं। और अगर आप सब्जेक्ट वाइज बात करो तो मतलब आपको काफी ऑर्गेनिक के अंदर आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिलेगी। अगर मैं आपको अगर अपने मतलब उसके अंदर जब नेट का एग्जाम दिया था, तो जो मैंने वारंगल में रह के ऑर्गेनिक सीखी थी, उसने मुझे बहुत हद तक हेल्प करी है, लाइक इन दैट पर्टिकुलर पेपर। बिकॉज जब आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टर्स कर रहे होते हो तो आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलती हैं जो नॉर्मल क्लास रूटीन या नॉर्मल क्लास वर्क में आप नहीं सीख पाओगे। बिकॉज अब मेरे जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट होते थे वो बिल्कुल कोर ऑर्गेनिक बेस्ड होते थे। मान लो सिंथेसिस ही है, रेट्रोसिंथेसिस ही है, तो उनका मेन फोकस ऐसा ही होता था कि वो उसमें जितना भी कवर कर सकते थे वो सब कवर करते थे। और नो डाउट फैकल्टीज टैलेंटेड थी काफी, और वो काफी अच्छे से चीजों को मतलब उन्होंने कोर्स भी काफी अच्छे से बिल्कुल स्पेसिफिक रखा हुआ था, और उतना ही एक मास्टर स्टूडेंट के लिए नीडेड होता है, और वो उसको बहुत अच्छे से कराते थे। ओके, सो इफ हम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की बात कर ही रहे हैं, तो एक चीज़ और जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि बच्चों के डाउट्स होते हैं रिगार्डिंग फैसिलिटीज़, कि उनको ओके। एनएमआर जितनी भी ऑर्गेनिक रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या फिर एनालिटिकल में भी काफ़ी इंस्ट्रूमेंटेशंस चाहिए होते हैं, तो वो सब उनको एक्सपोजर कैसा रहता है वहाँ पे? लुक, टू बी ऑनेस्ट, अगर आप चाहते हो कि आप जाओ लैब में, आप एज अ मास्टर स्टूडेंट आपको एनएमआर ऑपरेट करने को मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हम्म। ऑपरेटर होगा, ऑपरेटर विल डू द मतलब वो ऑपरेट करेगा। यू जस्ट नीड टू सबमिट योर सैंपल और आपको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिल जाएंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन वारंगल में सारी हैं, मतलब वो ऑलमोस्ट सब है। बट थिंग इज कि आपको उसको यूज करने का, सारे इंस्ट्रूमेंट को यूज करने का एक्सेस नहीं होता है। बस ये थोड़ी सी एक एक आपको मैं बोलूँ कि डिसएडवांटेज है वारंगल के अंदर। नो डाउट ये और कॉलेजेस में भी है, इवन कुछ कुछ आईआईटीज में भी ऐसा होता है। बट वहां पे थोड़ा सा मतलब इस चीज में बच्चा सफर करता है। बिकॉज एक तो क्या है कि सारे इंस्ट्रूमेंटेशन जो है, जरा मान लो अगर मैं एक्सआरडी की ये सब चीजों की बात करूँ, तो वो लैब के मतलब विद इन द डिपार्टमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो उसके लिए हम्म। उनका अलग मतलब उनकी सेंट्रल बिल्डिंग है जहाँ पे हमें जाना पड़ता है। और वहाँ पे मतलब अगर आप आज ले रहे हो तो आपको कल या परसों को जाके अपॉइंटमेंट मिलेगा, मतलब काफी टाइम लग जाता है, इतना इजी नहीं है। तो हम्म। इंस्ट्रूमेंटेशन वाइज अगर कोई आदमी को एनालिटिकल में मतलब बहुत ज्यादा मतलब उसको ये है कि उसको इंस्ट्रूमेंटेशन पे कमांड करनी है, तो उस पे बेटर ऑप्शन होंगे वारंगल से, मैं ये चीज बोलूंगा। ओके ओके, सो वैसे ये चीज़ तो है कि हमारे मतलब आईआईटीज में भी ऐसा होता है कि हमें एनएमआर एमएससी स्टूडेंट्स को नहीं देते वो, बट उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सही है। सो हाँ नेक्स्ट हमारा जो तो हाँ, बोलिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ होता है कि अगर बच्चों को एक्सेस नहीं देनी चाहिए मास्टर में, नो डाउट। बिकॉज काफी इसका मेंटेनेंस भी ज्यादा होता है, ये हाँ। इंस्ट्रूमेंटेशन भी बहुत। बट ये है कि अगर ऑपरेटर आपका है तो एटलीस्ट आपको सैंपल टाइम पे मिलने चाहिए और ये सब होना चाहिए। बट ये चीजें थोड़ी सी वहां पे, बस थोड़ा सा यहाँ पे आई डोंट नो क्या कमी है, बट ये सब चीजें थोड़ी सी वहां पे नहीं हो पाती। एग्जैक्टली, ये तो होता है। इनफैक्ट हमारे मतलब आईआईटी जोधपुर में भी ये था कि मतलब हम लोग सैंपल दे देते हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है, बट ठीक है, उनका अपना कुछ रहता है, प्रोटोकॉल्स होती हैं, वो भी फॉलो करनी ज़रूरी है। हम ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि देयर आर मेनी सैंपल्स वहाँ हर दिन कितने हाँ सैंपल्स बिल्कुल। आते हैं। वही इवन लाइक तो नेक्स्ट। पीएचडी हाँ स्टूडेंट्स के बहुत ज्यादा होते हैं। पीएचडी स्टूडेंट्स के सैंपल भी होते हैं, तो हाँ उनको टाइम तो ऑब्वियसली लगेगा ही। वही एग्जैक्टली, बट ये जो हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंटेशंस होते थे, ये एमएससी का जो कोर्स वर्क होता है वहाँ पर कवर हो जाते थे। मतलब हमारे कोर्सेज होते थे एनएमआर के, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह, तो टीएज ओके। अपॉइंट करते थे। ओके। नहीं मतलब अगर मैं ऐसे बात करूँ तो बहुत लिमिटेड प्रैक्टिकल थे। लाइक होता था कि एचपीएलसी का हमें अगर एक्सपोजर देना है तो विल गो टू द लैब, और
कोई पीएचडी स्कॉलर होगा वो ऑपरेट कर रहा होगा वहां पे बैठ के, ही विल मतलब लाइक टोल्ड लाइक कि ये पर्टिकुलरली हम लैंप यूज कर रहे हैं और हम यहाँ पे सैंपल और ये सब चीजें सब कुछ बताएंगे। बट वही है कि एक दिन में आप इंस्ट्रूमेंट को देख के और एक दिन में आप नहीं सीख सकते हो उसको, आपको डेफिनेटली आपका प्रैक्टिकल हैंड एटलीस्ट स्ट्रांग होना चाहिए और आपको एक या दो सैंपल की आपका एक्सपोजर होना चाहिए। तो ये सब चीजें थोड़ी सी मिसिंग थी वारंगल में। बट ओवरऑल अगर आप नॉर्मल एक्सपेरिमेंट की बात करो जिसमें आप सिर्फ केमिकल यूज कर रहे हैं और या नॉर्मल स्पेक्ट्रोस्कोपी IR UV वगैरह, तो ये सब चीजें ठीक है। मतलब मैं कंप्लेन नहीं करूंगा, ज्यादा जो बड़े इंस्ट्रूमेंटेशन है हाँ मैं उसमें बोल सकता हूँ, बट नॉर्मली लैब्स आर गुड। Okay. So, as we just talked about the chemistry department, वहाँ की हमने faculty के बारे में बात करी। So, जो next important point आता है वो आता है बच्चों के मन में placement से related, कि कई बच्चे मेरे पास रिक्वेस्ट भेजते हैं कि मैम हमें प्लेसमेंट चाहिए MSc के बाद, कंपनीज आती हैं कि नहीं आती। तो मुझे लिटरली समझ नहीं आता है कि इसके लिए क्या आंसर दूं, बिकॉज जब हम लोग NIT IIT जाते हैं तो हमारा थोड़ा पहले होता है कि हमें जॉब लेनी है, बट जब हम जाते हैं तो हमारा रिसर्च के ओरिएंट हो जाते हैं हम। तो बट फिर भी अगर कुछ ऐसा है वहां पे देखो तो ऐसा होता है कि MSc में दो तरीके के बच्चे एडमिशन लेते हैं। एक तो वो जिनका फोकस होता है कि उनको रिसर्च ही करनी है, लाइक दे आर डूइंग मास्टर्स इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट बिकॉज दे वांट टू डू रिसर्च इन दैट सब्जेक्ट। दूसरे होते हैं कि दे वांट कि मास्टर मतलब एक एडिशनल डिग्री हो जाएगी BSc के बाद, तो दे विल गेट अ बेटर पैकेज और उनकी जॉब अच्छी लग ओके। जाएगी। बट अगर आप मतलब अगर मेरे से पर्सनली मेरी एडवाइस लो तो मेरे अकॉर्डिंग मास्टर्स के बाद डायरेक्टली जॉब में जाना इज नॉट अ गुड आइडिया, बिकॉज गवर्नमेंट मिल रही है तो ठीक है, नो डाउट ठीक है, अच्छा है, आप अगर गवर्नमेंट आपको मिल रही है तो आप लो। बट अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है और आप प्राइवेट ही आपको करनी है तो एटलीस्ट आप पे आपकी अगर एज है तो आप उसको ट्राई करो, एटलीस्ट ट्राई वंस फॉर द PhD। अगर आपको अच्छी PhD मिल जाती है तो आपको करनी चाहिए, बिकॉज उसके बाद आपके गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब के चांसेस और एक मतलब सिक्योर फ्यूचर के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अभी तो लेकिन अभी देखो अभी सब लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा तो PhD के बाद भी सिक्योर नहीं है फ्यूचर, ऐसा नहीं है। तो यार श्योरिटी तो किसी भी चीज के बाद नहीं होती, टोटली डिपेंड्स ऑन लाइक इंडिविजुअल की वो क्या चाहता है, मतलब इज इट डूइंग वर्क प्रॉपरली। अगर वो अपनी PhD अच्छे से सिंसियरली कर पा रहा है और वो एक मतलब अच्छा रिसर्चर है तो डेफिनेटली विल गेट द जॉब, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि टोटली डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल, इसमें हम कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। करेक्ट। बिकॉज जॉब्स बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं, टोटली डिपेंड कि हम किस तरीके से अपने आप को उस पर्टिकुलर रिसर्च के लिए फोकस कर पा रहे हैं। हम्म। सो तो अगर NIT MSc के बाद किसी वारंगल की में। प्लेसमेंट है NIT वारंगल से, नो डाउट कोचिंग इंस्टीट्यूट भी आते हैं, इंडस्ट्रीज भी आती है, प्लेसमेंट काफी अच्छे हैं। इनफैक्ट मेरे बैच में अगर मैं बात करूं जितने बच्चों ने प्लेसमेंट के लिए फॉर्म भरा था सबका प्लेसमेंट हो गया था, एक या दो बच्चा बचा होगा, वो भी आई गेस उन्होंने ही अपने आप छोड़ दिए थे, वरना सबके प्लेसमेंट हुए थे। मेरे ओके। जूनियर्स में भी काफी बच्चों के प्लेसमेंट हुए हैं, तो प्लेसमेंट वाइज कोई दिक्कत नहीं है, काफी अच्छा है, प्लेसमेंट हो जाता है। वंडरफुल। सो प्लेसमेंट हो गया, अब नेक्स्ट जो आता है एक चीज की कैंपस लाइफ कैसी है वहाँ की, वारंगल की। कैंपस लाइफ अगर मैं आपको हॉस्टल की बोलूँ तो अकॉर्डिंग टू मी मतलब हॉस्टल लाइफ काफी अच्छी है, मतलब हॉस्टल के रूम्स एंड एवरीथिंग लाइक बहुत बढ़िया है। हम्म। मतलब आई गेस नॉर्मली मतलब इंडिया में कॉलेजेस में ऐसे हॉस्टल रूम नहीं होते जैसे वारंगल बच्चों को देता है। मतलब जो मेरा हॉस्टल था 1.8 के, हॉस्टल का नाम था 1.8 के, उसको एक्चुअली 1.8 के इसलिए बोलते हैं बिकॉज उसकी कैपेसिटी 1800 बच्चों की है। ओह। और 9 फ्लोर्स हैं, हर में दो दो, हर फ्लोर पे दो दो विंग है, स्पेशियस रूम है। फर्स्ट ईयर में डबल शेयरिंग था, सेकंड ईयर में सिंगल शेयरिंग था। हॉस्टल रूम काफी अच्छे हैं, हॉस्टल वाइज वारंगल इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट। कैंपस में ग्रीनरी काफी अच्छी है, बहुत ग्रीन कैंपस है और इवेंट्स वगैरह भी होते रहते हैं। थोड़ा बस ये है कि वो साउथ का इंस्टीट्यूट है, मतलब साउथ में है तो थोड़ा बस साउथ के डोमिनेशन हल्का सा ज्यादा होता है, थोड़ा बहुत नॉर्थ के बच्चे थोड़ा बहुत सफर करते हैं। बट अगर आपका ग्रुप अच्छा है, आपके फ्रेंड्स अच्छे हैं तो आप बढ़िया एंजॉय कर सकते हो। 2 साल कब ओके। निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा अगर आप ग्रुप है आपके तो। ओके। सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछनी थी कि वहाँ पे आपका फैकल्टी के साथ रिलेशन कैसा रहता है, मतलब फैकल्टीज इंटरेक्टिव हैं, हेल्पफुल हैं, कैसे हैं वहाँ पे। नहीं इस चीज में कोई दिक्कत नहीं है, फैकल्टीज काफी इंटरेक्टिव, मतलब आप अगर आप इंटरेक्शन कर रहे हो फैकल्टी से तो डेफिनेटली दे विल हेल्प यू। अगर आपको कैसे भी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो
सपोर्ट करते थे। इवन लाइक जब मैं फर्स्ट सेम में था तो मैंने 2-3 स्कॉलरशिप और के लिए फॉर्म भरा था, बिकॉज उस टाइम मुझे था कि ठीक है मुझे एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए पीएचडी के लिए अभी से, अगर मुझे कोई अच्छे बेटर ऑप्शन मिल जाते हैं तो मैं 1-2 स्कॉलरशिप होती थी उनके लिए अप्लाई करता रहता था। तो मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं किसी पर्टिकुलर फैकल्टी के पास गया कि सर मुझे इसके लिए रेफरेंस चाहिए या फिर ये चाहिए, तो हमेशा मुझे मिल जाता। रिकमेंडेशन भी मुझे बहुत आराम से मिलती थी, कोई दिक्कत नहीं, मतलब फैकल्टी काफी सपोर्टिंग है और काफी हेल्पफुल है। ओके, सो ये तो बहुत अच्छी बात है। एंड ऑल्सो एक चीज रहती है कि मेस कैसा है वहाँ का, मेस फूड एंड एवरीथिंग, ये पेरेंट्स का कंसर्न होता है जो। मैथ्स के लिए मैंने लिटरली 2 साल में वहाँ पे बहुत, मतलब कि लिमिटेड बार ही ऐसा हुआ है कि मैंने मेस में खाना खाया है। मेस काफी गंदे हैं बहुत ही बुरे हैं वहाँ के। मतलब फॉर अ नॉर्थ स्टूडेंट वहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाएगी मेस की, बट ये है कि आप बाहर निकलो, बाहर निकल के थोड़ा बहुत अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो बाहर अगर आप खाना खा पा रहे हो तो ठीक है, आप सर्वाइव कर जाओगे 2 साल, वरना तो मेस फूड अच्छा नहीं है बिल्कुल भी वहाँ ये तो बहुत ही फ्रैंक आंसर था। का। वही वही, बस ये एक्चुअली नहीं। क्या होता है, ये इसको फ्रैंक ही रखना चाहिए क्योंकि खाने पीने के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार ये चीज, तो इसको फ्रैंक ही रखना चाहिए बिल्कुल। तो वो ये हाँ है कि जी, मैं करेक्ट। अच्छे नहीं है वहाँ पे बिल्कुल। करेक्ट, करेक्ट। एंड ऑल्सो द सम स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड अबाउट कि जैसे कुछ कुछ आईआईटीज है जो एनआईटी वारंगल के पीछे हैं, मतलब एनआईटी वारंगल रियली स्टैंड्स आउट। तो मतलब हम्म। उनको, लेकिन फिर भी वो लोग कई बार आईआईटी ज्वाइन करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द टैग। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब व्हाट शुड बी द या क्राइटेरिया? लुक, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक व्हाट दे वांट टू डू इन फ्यूचर, लाइक इफ दे वांट टू गो फॉर अ जॉब और इफ दे वांट टू डू रिसर्च, मतलब ये डिपेंड करता है मतलब पर्सन टू पर्सन। अगर मैं पर्सनली था कि मुझे रिसर्च में जाना था, मुझे अगर हम्म। आईआईटी ऑप्शन, अगर वहाँ पे मुझे उस टाइम पे आईआईटी ऑफर होता तो मैं आईआईटी चूज कर सकता था, बिकॉज एक आईआईटी का टैग अगर आप आगे पीएचडी में एडमिशन ले रहे हो तो थोड़ा सा मैटर कर जाता है। बट हम्म। अगर आपको जॉब ही लेनी है तो मेरे अकॉर्डिंग एनआईटी वारंगल इज अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज वहां से प्लेसमेंट अच्छे हैं और मतलब प्लेसमेंट के चांसेस वहां से ज्यादा अच्छे होते हैं। तो आपको मतलब इस चीज के पर्टिकुलरली इस चीज पे वर्क वर्क करना चाहिए कि आपको आपका मतलब आपका एम क्या है। बहुत से बच्चे होते हैं कि नहीं यार मैं देखता हूँ, मैं पहले मास्टर्स करता हूँ उसके बाद आई विल डिसाइड कि मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर उनको ऐसे कॉलेज चूज करने चाहिए जहाँ पे दोनों की अपॉर्चुनिटीज हो। तो ये तो आदमी को अब मान लो किसी को चॉइस मिल रही है कि इंदौर मिल रहा है या फिर वारंगल मिल रहा है, तो वो फिर उस तरीके से देखे ना कि हाँ भाई इंदौर की पर्टिकुलर चीज अच्छी है और वारंगल की अच्छी है। तो उन उस पर्टिकुलर हम्म। बंदे को क्या चाहिए उसको वो डिसाइड करना होगा। करेक्ट, करेक्ट। ये चीज इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए बिल्कुल, हमारे को क्या चाहिए मतलब इसमें एग्जैक्टली। अगर आप किसी से एडवाइस लो अगर, तो हमेशा ये होता है, अरे बोलता है कि अरे नहीं यार तू वहां जा वो बहुत बढ़िया है। तो कभी हम्म। एडवाइस मतलब इस चीज में किसी से, बिकॉज उसका पर्सपेक्टिव क्या है, उसका फ्यूचर, उसका गोल क्या है, मतलब अगर वो रिसर्च करना चाहता है तो वो आपको ऐसा इंस्टीट्यूट बताएगा जहाँ पे रिसर्च अच्छी हो रही है। बट मे बी करेक्ट। तुम्हारा अपना फोकस ऐसा होगा कि तुम्हें जॉब चाहिए। तो ये थोड़ा सा अपना ओपिनियन रखना चाहिए ऐसी जगह में। हम्म। एंड अगर वारंगल सिटी की बात करें तो वो कैसी है, मतलब सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू और कॉलेज का ट्रांसपोर्टेशन कैसा है? सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से वारंगल सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे, एंड मतलब आप लोग ट्रांसपोर्टेशन कैसा रहता है? ट्रांसपोर्टेशन लाइक कॉलेज ऐसे कोई सिटी। ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड नहीं हाँ। करेगा। अच्छा। आपको ऑटो वगैरह मिल जाते हैं कैंपस के बाहर से। और एक तरीके से वारंगल जो है वो सिटी के अंदर ही है, मतलब बहुत ज्यादा हम्म। आइसोलेटेड नहीं है सिटी से कि बहुत ज्यादा दूर है, ऐसा कुछ नहीं है। आसपास अगर आप जाओगे आपको वारंगल इवन वॉकिंग डिस्टेंस पे भी आपको काफी अच्छे रेस्टोरेंट और ये सब चीजें मिल जाएंगी खाने पीने की, तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे। बस अगर मेस फूड को छोड़ दो तो वारंगल में कॉलेज लाइफ अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि एनआईटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी दोनों में से कौन सा बेटर रहता है, किसके लिए जाना चाहिए, किसको ऑप्ट करना चाहिए? अभी ये थोड़ा सा मुश्किल है और इसमें एक्चुअली डिपेंड करता है। देखो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि जैसे मान लो उन्होंने जैम का एग्जाम दिया, रैंक अच्छी नहीं है तो वो ड्रॉप के लिए प्लान करते हैं। हम्म। या फिर जैसे मान लो किसी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी की चॉइस मिल रही है, एनआईटी की चॉइस मिल रही है, तो वो छोड़ देते हैं कि यार नहीं यार ठीक है एक साल ड्रॉप करते हैं, विल वेट फॉर द आईआईटी। तो मेरा मानना ये है कि ऐसे में आपको ड्रॉप करने से बेटर ये है कि यू गो फॉरवर्ड और स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सीएसआईआर। बिकॉज एनी हाउ अगर आपको रिसर्च करनी है तो यू हैव टू गिव सीएसआईआर एग्जाम। तो आप हम्म। एक साल पीछे जाने से बेटर ये है कि आप एक साल आगे जाके अच्छी रैंक से नेट क्वालिफाई करो, सो दैट यू कैन गेट अ वेरी गुड कॉलेज फॉर द पीएचडी।
तो ये सिनेरियो होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एनआईटी में। इट डिपेंड्स लाइक मैं अगर मेरे घर के पास कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और जो काफी अच्छी हो तो मैं उसको चूज कर लूंगा वारंगल से बेटर। Yes, बट exactly. अगर There was ऐसा a है, question कि there was a student who was asking कि मैम दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन करूँ या एनआईटी ज्वाइन करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। उसका शायद एमएनआईटी जयपुर हो रहा था, तो ही वॉज कंफ्यूज्ड कि मैम मेरा वहाँ भी हो गया है, सीएसआईआर नेट भी देना है, तो मतलब आई कुडंट आंसर फॉर दैट। यार ये एक्चुअली पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। लाइक मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ड्यू से भी करी है और उनको जॉब भी मिल गई है, मतलब वो सेटिस्फाइड है। बट कुछ बहुत लोग ऐसे हैं जो ड्यू की बुराई करते हैं कि वहाँ पे मार्क्स अच्छे नहीं मिलते हैं और एक एक बैच में इतने इतने बच्चे होते हैं कि आपको प्रोजेक्ट वगैरह नहीं होते ड्यू में। तो ये सब चीजें डिपेंड करती है। अगर आप मास्टर्स सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि आपको एक एडिशनल डिग्री चाहिए तो ठीक है, आप ड्यू से करो, बढ़िया है, 2 साल अच्छे खासे एंजॉय करने में निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। बट अगर आप रियली फोकस्ड हो कि आपको रिसर्च में जाना है तो आप ऐसा इंस्टीट्यूट चूज करो जहाँ की एटलीस्ट जहाँ पे रिसर्च होती हो। तो ये चीज बहुत मैटर कर जाती है। तो ऐसे में तो अगर मैं आपको एडवाइस मुझे देनी होगी तो मैं ऐसे किसी बंदे को एमएनआईटी बोल दूंगा, बिकॉज वहाँ काफी अच्छा रिसर्च हो रही है और एटलीस्ट यू विल गेट द एक्सपोजर ऑफ लैब, मतलब आपको लैब में जाके प्रोजेक्ट करने का मौका मिलेगा। करेक्ट। एंड ऑल्सो एक और क्वेश्चन होता है कि लोग सोचते हैं कि हमें अब्रॉड जाना है, वहां से पीएचडी करनी है, या इंडिया रह के पीएचडी करनी है। तो ये मतलब उनके कंफ्यूजन को हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं कि विच इज बेटर बीइंग डूइंग पीएचडी फ्रॉम अब्रॉड और इंडिया? लुक, इट्स टोटली अ पर्सनल पर्सपेक्टिव। मैं मतलब ये नहीं बोलूंगा कि ये बिल्कुल सही है या गलत, बिकॉज अभी तो मैं खुद पीएचडी ज्वाइन कर रहा हूँ। तो आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो किसी को नहीं पता होता। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये था कि मुझे इंडिया से ही करनी थी। मतलब मैं अगर बाहर का ट्राई करता तो मे बी लाइक मुझे वहां पे मिल सकती थी, बिकॉज अगर मैं इतनी मेहनत इंडिया के लिए कर सकता हूँ तो मैं बाहर के लिए भी इतनी मेहनत कर सकता था। मेरा रीजन ये है कि मैं इंडिया में रह के इंडिया में ही लिंक बनाऊंगा एटलीस्ट, ताकि मुझे आने वाले टाइम में जॉब की दिक्कत ना आए। एग्जैक्टली बट करेक्ट। अगर मैं बाहर से पीएचडी करके आता हूँ और मैं इंडिया में आके 5 साल बाद ट्राई करता हूँ जॉब की, तो 5 साल में जो मेरे अपने अभी तक के लिंक है मेरे वो भी खत्म हो चुके हैं। मैं मतलब करेक्ट। कहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा, क्या मैं स्टार्ट करूंगा, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। हाँ, अगर हम्म। आप पे बहुत अच्छे रिसर्च पेपर है, आप जैक्स और नेचर पब्लिश करके आ रहे हो और आपका अपना बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग है, तो नो डाउट यू विल गेट सम लाइक जॉब इन सम गवर्नमेंट कॉलेज और समवेयर। बट ये है कि अगर आप नॉर्मल पीएचडी बाहर से करके आ रहे हो तो आई डोंट थिंक कि उसका कोई फायदा है। फिर आप इंडिया से भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इंडिया से भी काफी अच्छी पीएचडी होती है। इट टोटली डिपेंड कि आपके अपने पर्सपेक्टिव क्या है, लोगों के साथ दिक्कत क्या है स्टूडेंट के साथ, वो बहुत पुरानी सोच पे देख रहे हैं। हम्म। मतलब कि काम नहीं होता लैब में, ये नहीं होता, ऐसा नहीं है। अब सब काम कर रहे हैं, सबकी लैब में मॉर्निंग 9 टू इवनिंग 9 तक काम होता है। कुछ कुछ लोग काफी अच्छा काम भी कर रहे हैं और आपको उसके साथ और चीजों का एक्सपोजर भी मिलता है एटलीस्ट। ये आपको डिपेंड करना, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। लाइक इफ यू वांट टू स्टे इन योर कंट्री आफ्टर 5 years देन डेफिनेटली यू मस्ट चूज योर कंट्री फॉर द पीएचडी। ठीक है, आपको हम्म। बाहर जाना है, यू जस्ट वांट एक्सपोजर ऑफ सम अदर कंट्री एज वेल, देन गो फॉर दैट इन पोस्ट डॉक। उसकी अपॉर्चुनिटी करेक्ट। भी होती है। तो मेरा अपना पर्सपेक्टिव ये है कि आप मेरा मतलब ये है कि मुझे इंडिया से पीएचडी करनी है और मुझे यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ के वर्क कल्चर को अच्छे से जानना है, सो दैट आगे जाके भी मुझे कोई दिक्कत ना हो, कोई इश्यूज ना हो। करेक्ट। एंड इनफैक्ट मेरे को भी किसी ने बोला था, जब मैं भी बहुत ज़्यादा इंक्विजिटिव रहती थी इस क्वेश्चन को लेके, तो मेरे को भी किसी ने समझाया था कि भावना, बाहर की जाके बस बाहर जाना है ये सोच के बाहर से किसी भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना है, दैट विल नॉट हेल्प। बिकॉज बीइंग एन आईआईटीएन और किसी अच्छी आईआईटी से पीएचडी करना और इंडिया में रह के इतने अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ना, वो एक इफेक्टिव पॉइंट रहेगा। बट एक बाहर चले गए और किसी भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हो तो फिर तो वो बेकार है। यू विल बेकार है। नॉट और स्टैंड देखो, आउट। एक चीज होती है कि आपको जो जो पीएचडी में आपका जो गाइड होगा वो एक सुपरवाइजर है, मतलब वो आपको सिर्फ सुपरवाइज कर सकता है, वो हम्म। आपको हेल्प कर सकता है, वो आपका काम नहीं करेगा, काम आपको खुद करना है। तो अगर आप कैपेबल हो, आप पे एक प्रॉपर नॉलेज है, आपको एक इंटरेस्ट है आपका रिसर्च के तो मतलब रिसर्च में आपका ऑब्वियसली इंटरेस्ट है और आपको प्रॉपर नॉलेज है, तो आप यहाँ पे भी काम कर सकते हो। नो डाउट जो काम वहाँ पे एक दिन में हो सकता है शायद आपको यहाँ पे 2 या 3 दिन लग जाए, बट काम हो जाएगा, काम में कोई दिक्कत नहीं होती। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल कि वो क्या किस तरीके से वर्क कर रहा है। बहुत से लोग होते हैं सोच के बैठ जाते हैं अरे यार कहाँ फंस गया, बाहर चला जाता तो शायद ज्यादा अच्छा हो जाता है। अगर हम्म। ऐसी सोच रखेंगे तो काम नहीं होगा। अगर आप सोच के चल रहे हो कि यार ठीक है हमें यहीं रह के बढ़िया काम करना है, तो आपके ऑब्वियसली पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आएंगे।
मुझे आज का सेशन काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ बात करके। आई गेस ये तो अभी तक का बहुत ही अच्छा सेशन रहा है। इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें कभी किसी के साथ अभी तक तो नहीं हुई है। मैं भी आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेस देती हूँ आपकी न्यू लाइफ के लिए फॉर आईआईटी दिल्ली, एंड केमिस्ट क्लब की तरफ से भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड आप कुछ टेक अवे Thank you देना and चाहेंगे? congratulations to you also because you also got IIT Bombay for PhD. हाँ, थैंक यू। आप बताइए, कुछ व्यूवर्स को कुछ बताना चाहेंगे अपनी तरफ से? कोई टेक अवे, ऐसा मैसेज जो दिल को छू जाए बस। व्यूअर्स को यही मैसेज है कि भावना काफी मेहनत कर रही है, तो सबसे पहले तो उसका चैनल आप सब्सक्राइब कर दो, फॉलो कर लो उसको। और काफी इंटरेस्टिंग कंटेंट, मैंने पहले बहुत सारी वीडियोस देखी ऑलमोस्ट, तो काफी इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको यहाँ से मिल जाता है। तो इसको तो आप, इस चैनल को तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लो। और दूसरी चीज, अगर आपको मैं कुछ बोलना चाहूंगा इस तो ये बोलूंगा कि जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आपको लगता है कि आप कुछ चीज कर सकते हो तो उसके लिए बिल्कुल ट्राई करो। ज्यादा किसी चीज की परवाह मत करो, और लोगों की एडवाइस देनी बंद कर दो। जो दिल कहता है वो काम करो। दैट्स इट। करेक्ट, एंड आई रियली लाइक्ड योर नेचर। आपका बहुत प्रैक्टिकल थिंकिंग है। इनफैक्ट आई वुड आल्सो सजेस्ट व्यूवर्स को कि प्रैक्टिकल थिंकिंग रखनी ज़्यादा ज़रूरी है। एंड या पीएचडी डेफिनेटली लाइक आपके दैट। गाइड के साथ है, इंस्टीट्यूट के साथ नहीं, तो रैंकिंग डजंट मैटर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये सो चीज बहुत थैंक यू सही है। सो मच। थैंक यू सो मच ओके। दक्ष फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। एंड सारे केमिस्ट क्लब के व्यूवर्स को जो देखते हैं, जो सब्सक्राइब्ड हैं, जो नहीं है वो भी, उनको भी बहुत सारा थैंक यू। एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय। हो गया।